दोस्तों, कभी कभी इंसान जो अपने आप को ज़रूर से ज़्यादा होशियार समझता है, अपने आप को साहसी समझता है, किसी चीज़ से डरता नहीं है, उसको लगता है कि जो मैं सोच रहा हूँ सब कुछ वैसा ही होगा। लेकिन उसकी वो साहस, ज़रूर से ज़्यादा होशियारी कभी कभी ऐसे खतरे में फंसा देती है कि वो जल्दी से उबर नहीं पाता है। तो दोस्तों, ये कहानी ट्रक ड्राइवर मनोहर पर बिल्कुल फिट बैठती है, जो एक नौजवान थे, ट्रक चलाने का काम करते थे। खुद का अपना ट्रक था और नया नया जोश था ट्रक चलाने का। तो दोस्तों, मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। तो चलें दोस्तों, आज की कहानी के सफ़र पर। दोस्तों, ये कहानी है मनोहर ट्रक ड्राइवर की, राजस्थान के रहने वाले। ये जो घटना उनके साथ में घटी थी, साल था 2001 का। बड़े जोश में थी मनोहर, नया नया ट्रक उनका आया था और फिर वो काहे के लिए अपना जोश को ठंडा करना। उनको लगता था कि बस मेरा ही ट्रक है, अब मैं ही एक ड्राइवर हूँ। नौजवानी का जोश था और ऊपर से अब शरीर भी भगवान ने फुर्सत से उनको बनाया था। पहलवान सरीखा शरीर था, चेहरा भी दमकता हुआ था। तो पर्सनालिटी जो थी ना, उनका कोई कम नहीं था। वो किसी हीरो के समान अपने आप को देखते थे, महसूस करते थे और कभी कभी ऐसे स्टाइल भी मारते थे जो उनके चहेते हीरो का फिल्म देखा करते थे। तो चलिए, आज की कहानी की शुरुआत करते हैं मनोहर जी की ही पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों, मेरा नाम मनोहर है। मैं अपने आप को सबसे होशियार समझता था। मुझे लगता था कि मेरे से ज़्यादा कोई होशियार तो मेरे अगल बगल में है ही नहीं। मैं पढ़ा लिखा था, लेकिन मेरे घर में ट्रक चालकों की भरमार थी। मेरे चाचा, ताऊ और भी अड़ोसी पड़ोसी लोग ट्रक चलाने का काम करते थे, लेकिन वो नौकरी करते थे किसी और के ट्रक में। मेरा जो जिज्ञासा उसी कारण से ट्रक में लगी थी। वो बताते थे कि ट्रक में कितनी कमाई है, बहुत सारा इसमें पैसा है। तो मैं जब पढ़ाई ख़त्म किया तो मुझे ये लगा कि मुझे ट्रक ले लेना चाहिए और कोई किसी का काम क्यों करूं, अपना ही काम करूंगा। जबकि हमारे गांव के अधिकांश लोग, मेरे मित्र, मेरे जो भी हैं जानने वाले, ट्रक चलाने का ही काम करते हैं, लेकिन वो किसी और का ट्रक पर काम करते हैं, नौकरी करते हैं, तभी उनको अच्छा पैसा मिलता है। जब मैं अपना ट्रक चलाऊंगा तो मेरे तो बहुत सारा कमाई होगी। यही सोच करके जो मेरे पिता रिटायर आए थे, मैं जिद करने लगा था कि मुझे कोई नौकरी वोकरी नहीं करना है। मैं जितना पढ़ना था पढ़ चुका हूँ। मेरे पापा समझा रहे थे कि देखो बेटा, ये ट्रक ड्राइवरी का काम ठीक नहीं है, तुम पढ़े लिखे हो, कोई जोग काम कर लो। लेकिन मैं जो एक बार जिद कर लेता था ना, मैं अपने जिद से पीछे नहीं हटता था। मैं अपने पिता को कन्विंस करने लगा। देखिए, हमारे गांव के कितने लोग ट्रक चलाते हैं, वो ड्राइवर होकर के इतना पैसा कमा सकते हैं। अब मैं ट्रक का मालिक बनूंगा तो आप सोच सकते हैं कि मैं कितना पैसा कमाऊंगा। एक साल में दूसरा ट्रक मैं खड़ा कर दूंगा। मैं अपने पापा को ऐसे कन्विंस करने लगा कि आखिरकार वो मेरी बात को मान ही गए थे। और उसके कुछ महीनों के बाद मेरे द्वार पर नया ट्रक खड़ा हो चुका था, और जिसको देख करके मैं फूले समा नहीं रहा था। मेरे आसपास के जो मित्र थे वो भी देख करके खुश हो रहे थे कि चलो, मनोहर का भी ट्रक आ गया। मनोहर, मुझे काम दोगे ना, मुझे काम दोगे ना, मुझे ड्राइवर रखोगे ना। और तब मैं बोलता था कि नहीं भाई, ये ट्रक तो मैं ही चलाऊंगा, ये तो मैं अपने लिए खरीदा हूँ, किसी और के लिए नहीं। आखिरकार मेरे ट्रक का सफ़र स्टार्ट हो चुका था। और सही हमारे गांव के लोगों ने कहा था, जो ट्रक चलाने का काम करते थे, कि इस लाइन में अगर तुम मेहनत करोगे, दिमाग का इस्तेमाल करोगे तो बहुत सारा पैसा कमा सकते हो, इसमें पैसे की कमी नहीं है। लेकिन काम चोरी अगर इस लाइन में करोगे तो तुम्हें नुकसान हो सकता है। वक्त पर माल पहुंचाना होता है। और तुम सोचोगे कि हम कहीं रास्ते में रुक लें, थक गए हैं, मुझे नींद आ रही है, कुछ देर आराम कर लें, तब ऐसा नहीं हो पाएगा, फिर तो तुम नुकसान उठा दोगे। मैं सब बारीक से बारीक बात को समझ करके तब मैं ट्रक ड्राइवर बना था।
और उसके बाद मैं ट्रक दौड़ाने लगा था। सही में मैं मेहनत करता था और कमाई भी होती थी। और कभी कभी मैं 4 दिन 5 दिन, कभी कभी 7-8 दिन हो जाती थी और तब मैं घर पर लौटता था। मुझे सफाई पसंद थी। अगर मैं ट्रक भी चलाता था ना, तो मैं अपने आप को साफ रखता था, अपने ट्रक को सफाई करता रहता था, मौका पर मौका देख करके। जहाँ मुझे लगता था कि हाँ, मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, मुझे आराम करना चाहिए, और तब मैं उस चीज़ में लापरवाही बरतता नहीं था। चाहे रात हो, बिरात हो, दिन हो, मैं उस टाइम आराम करने का मूड में हूँ तो आराम ही करता था। मैं जानता था कि अगर मैं इसे इस हालत में ट्रक चलाऊँगा, जो मुझे नींद आ रही है, थकावट हुई पड़ी है, तो मैं अपना नुकसान कर बैठूँगा। ट्रक एक्सीडेंट कर सकता हूँ, अपना जान भी खतरे में डाल सकता हूँ और किसी और का जान को भी खतरा का मोल ले सकता हूँ। इसलिए मैं पढ़ा लिखा तो था, होशियार भी था, लेकिन मैं डरपोक नहीं था, बहुत साहसी था। खास करके भूत प्रेत के मामलों में मैं कभी आज तक डरा ही नहीं था, क्योंकि मेरी नज़र में अभी तक कोई भूत को देखा नहीं था। हाँ, हमारे जो गांव के ड्राइवर थे, वो मुझे इस भूतों प्रेतों के बारे में बताया करते थे कि देख मनोहर, ऐसे ऐसे रोड हैं जहाँ पर रात के टाइम अकेले गुजरना नहीं होता है, उन चीज़ों को तुम ध्यान रखना। बहुत बातें उन्होंने मुझे समझाया था, लेकिन उनकी बातों पर मैं मन ही मन हंसता था। क्या आखिरकार इस युग में भूत प्रेत भी होते हैं? वो तो बीते युग की बात है। मैं ज़रूरत से ज़्यादा होशियार था ना, पढ़ा लिखा था, अपने को काबिल मानता था। अब मैं मेन घटना पर आता हूँ। मैं राजस्थान में ही था, ज़्यादातर हमारा ट्रक राजस्थान में ही चलता था। लेकिन मैं इतना राजस्थान बड़ा है कि मैं कहाँ तक घूम पाऊँगा। मैं जगह का नाम भी बड़ी मुश्किल से जान पाता था। खास करके रात में तो मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी। जब रोड पर साइन बोर्ड नहीं होता था ना, तो मैं परेशानियों में घिर जाता था, रास्ता भटक जाता था, और फिर ट्रक रोकना पड़ता था ताकि मैं किसी से पूछ पाऊँ, किसी से मैं मिल कर के बात कर पाऊँ कि भाई साहब, मुझे इस जगह पर जाना है, कौन सा रोड जाएगा। कभी कभी थोड़ा इंतज़ार करने के बाद कोई ना कोई अब या यात्री मिल जाते थे या कोई साधन आता जाता था, मैं उनको रुकवा करके पूछ लेता था। हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता था कि मैं घंटों 1.5 घंटे तक इंतज़ार करता रहता था। हाँ, कोई उस रोड पर आता जाता नहीं था, तो मुझे थोड़ा परेशानी का सामना ज़रूर करना पड़ता था। लेकिन ऐसा नहीं था कि हर बार ऐसा ही हो। मैं जिस सफ़र पर चल रहा था ना, माल अर्जेंट था। हाँ, हमें टाइम पर पहुंचाना था। मैं आधा से अधिक सफ़र कर चुका था। रात का करीब 11 से ऊपर का टाइम हो चुका था। हमें एक चीज़ बताना भूल गया कि कभी कभी 2 दिन 3 दिन 4 दिन पर मैं थोड़ा बहुत ड्रिंक भी कर लेता था, ताकि मेरा शरीर बिल्कुल स्वस्थ रहे। ऐसे ड्राइवर मेरे भाई मुझे बताया करते थे कि देख, ये ट्रक लाइन है ना, लोग बाग जो ड्राइवर हैं ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करते हैं और उनको बड़ी समस्याएं होती रहती हैं। थोड़ा सा ड्रिंक करने के बाद में उनको चैन मिलता है, आराम मिलता है। 1-2 घंटा आराम से बिल्कुल आंखें बंद करके सो जाते हैं, तो उनको बहुत राहत मिलती है। लेकिन मैं इन चीज़ों को मैं गलत मानता था। ये जो मेरा चस्का था ना, जब मैं पढ़ाई करता था, कुछ ऐसे लड़कों के साथ में मेरा वास्ता पड़ा था, कोई पार्टी में, कोई जन्मदिन के पार्टी में, कोई ऐसे ही, तो मुझे वो ड्रिंक कराना सिखा दिया था। मैं ट्रक ड्राइवर को इसमें दोष नहीं देता हूँ। मैं खुद ही इस चीज़ में आ चुका था। ट्रक चलाने से पहले चस्का लग चुका था, और वो जो छोटा चस्का था ना, अब 2 दिन 3 दिन 4 दिन पर मुझे मजबूर करता था कि अरे चलो, 4-5 दिन हो गया, थोड़ा सा ड्रिंक कर लेते हैं, फिर 1-2 घंटे आराम कर लेंगे और फिर ट्रक का स्पीड बढ़ाएंगे और वक्त से पहले हम पहुंच जाएंगे। और ऐसा ही मैं करता था और ऐसा होता भी था। लेकिन उस रात मैं अपने आप को भूल चुका था, भटक गया था। पता ही नहीं चल रहा था कि मैं हूँ कहाँ पर। इतना तो पता था कि हाँ, ये जो सड़क पर चल रहा हूँ, ये सड़क आगे चल कर के मेरी मंजिल की तरफ जाएगी। लेकिन जब चौराहा आ जाता है, अब जाना किधर हो, जहाँ पर बोर्ड हो, तो फिर तो मैं संभल जाता था कि चलो, ये रास्ता इधर का इंगित कर रहा है, इधर जाएगा।
लेकिन जहाँ पर गांव का क्षेत्र हो, जहाँ ग्रामीण एरिया हो, और वहाँ पर ऐसा बोर्ड दिखाई नहीं देता था। ये एक ऐसे ही रोड पर था। जो गोदाम था ना, वो गांव के रास्ते से होकर के गुजरता था। हाँ, मैं बिल्कुल सही रोड पर था। जहाँ तक मुझे मेरी जानकारी थी, मैं बिल्कुल सही चल रहा था। लेकिन जब उस क्षेत्र में पहुँचता हूँ और जब 2-3 रास्ते मुझे नज़र आते हैं, तब मैं हैरान हो जाता हूँ। ट्रक रोक देता हूँ। वहाँ कोई साइन बोर्ड भी नहीं था कि ये रास्ता कहाँ जाएगा, मुझे किस रास्ता पर जाना चाहिए। तब मैं ट्रक रोक करके आसपास में देखने की कोशिश करता हूँ कि कोई मुझे रास्ता बताने वाला है क्या। उस रात ऐसा ही हुआ था। मैं एक ऐसी जगह पर पहुँच चुका था जो मेरी समझ से बाहर था। वहाँ 3 रास्ते थे। मैं समझ नहीं पा रहा था, तीनों रास्ते एक बराबर के थे। मतलब जो रोड थे ना, बिल्कुल चमकते हुए थे। आखिर मैं किस रास्ते पर जाऊँ, मेरा जो गोदाम किस रास्ते पर था। मैं जब अपने आप को अब ठगा हुआ महसूस करता हूँ उस टाइम में कि अब क्या करूँ, मेरी पढ़ाई, मेरी होशियारी अब कहाँ गई, ढूंढो ना कौन सा रास्ते मुझे चलना चाहिए। तब मैं ट्रक से नीचे उतरता हूँ, आसपास देखने की कोशिश करता हूँ कि कोई लोग मुझे मिल जाए ताकि मैं उनसे मदद कर मांग सकूँ, मैं उस रास्ते को पूछ सकूँ कि वो गोदाम पर कौन सा रास्ता जाएगा। लेकिन उस पल में जब आधी रात होने जा रही हो, कौन भला रोड पर, वो भी ग्रामीण क्षेत्र में, दिखाई देता है। बहुत बिरले लोग होते हैं जो कभी कभी रोड पर चलते हैं अपने साधनों से। अब पैदल रोड तो कभी मैं पैदल चलते हुए लोगों तो मैंने बहुत कम मात्रा में देखा था, वो भी आधी रात में। और वो भी देखा था तो अकेले नहीं, वो झुंड में चलते थे, 2-4 के झुंड में। ऐसी जगह पर मैं आकर के फंस चुका था। मैं देख रहा था कि ये रोड कहाँ जाएगा। ट्रक तो खड़ा कर चुका था। अब मैं रोड पर जा के देखता था कि कोई साइन बोर्ड हो ताकि मुझे पता चल सके कि हाँ, ये रास्ता इधर जा रहा है और मैं उस रोड पर निकल लूँ। लेकिन तीनों रास्तों पर मुझे कोई साइन बोर्ड नज़र नहीं आता। मैं एकदम परेशान हो चुका था। समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं करूँ तो क्या करूँ। आसपास में देखने लगा कि यहाँ पर कोई बस्ती होना चाहिए, कोई गांव होना चाहिए। मुझे दूर लाइटें तो नज़र आ रही थी। मतलब कुछ देर के बाद में या तो कोई कस्बा था या छोटा मोटा कोई शहर था। रोशनी आसमान में नज़र आ रही थी। वहाँ का जो बिजली की लाइटें जल रही थी वो मुझे दिखाई दे रही थी, लेकिन वो थोड़ा दूरी पर था। मैं जब अपने आसपास में ट्रक के जहाँ मैं खड़ा किया था और उधर देखने लगा तो मेरी बाईं साइड में कोई एक पतली सी, अब पगडंडी कह सकते हो, उसमें ट्रक तो नहीं जा सकता था लेकिन कार वार ऐसी चीज़ तो जा सकती थी। वो रास्ता मुझे दिखा और कुछ ही दूर पर मुझे रोशनी सा नज़र आया। जब रोशनी में देखता हूँ ना तो मैं समझ गया कि कोई ना कोई तो यहाँ पर रहता हो। जहाँ पर रोशनी जल रही है इंसान तो ज़रूर होगा। और इसके बाद उसी पगडंडी पर मैं चल पड़ता हूँ। कुछ ही दूर चलने के बाद में मुझे कुछ बाउंड्री सी नज़र आती है। ऐसा लगता है कि ये कुछ बना हुआ है, लेकिन बना हुआ क्या है, जैसे बिल्डिंग सा दिखाई दे रहा है। अब छोटा मोटा मुझे दिख रहा है कि कोई सरकारी ये ऐसा ही बिल्डिंग है, लेकिन पुराना था। चौकीदार तो कम से कम होना चाहिए वहाँ पर। अधिकांश जगह पर चौकीदार मिल जाया करते हैं। अब मैं सोचा हूँ कि ज़रूर चौकीदार होगा, मुझे मेन गेट पर चलना चाहिए। लेकिन जब मेन गेट पर पहुँचता हूँ ना तो मुझे वहाँ कोई नज़र नहीं आता है। और जब मैं गेट के अंदर झांकता हूँ तब देख के हैरान हो जाता हूँ कि एक उजड़ा सा घर जैसा दिख रहा था, जैसे कभी कोई सरकारी महकमा यहाँ काम कर रहा हो, कोई ऐसा ही हॉस्पिटल हो, कुछ ऐसे ही संस्थान हो जो अब शायद उजड़ चुका है। लेकिन ये यहाँ रोशनी थी। मैं वहाँ से चला था तो रोशनी मुझे नज़र आ रही थी, लेकिन जब गेट पर पहुँचता हूँ तो हर जगह मुझे अंधेरा ही दिखता है। वो तो शुक्र था कि चांदनी रात थी और तब मुझे साफ साफ दिख रहा था। गेट पर एक गेट तो लगा हुआ था, लोहे का गेट, लेकिन एक गेट जो था ना टूट करके गिरा हुआ था। और जो गेट लगा हुआ था वो भी जंग लगा हुआ था। और जो टूट कर गिरा हुआ था उस पर भी जैसे मिट्टी और जो पतझड़ जैसा होता है पत्ते उस पर जमा हो चुके थे। और तब मैं समझ जाता हूँ कि यहाँ तो बेकार में आ चुका, यहाँ तो कोई है नहीं, यहाँ इस जगह पर चौकीदार
जब यहाँ पर कुछ है ही नहीं, ना जाने क्या चीज़ है ये, कोई सरकारी महकमा का कोई ऑफिस होगा या कोई हो सकता है कि कोई हॉस्पिटल हो या कुछ ऐसी चीज़ें हो। जब ये बंद हो चुका है, उजड़ चुका है, यहाँ मुझे कौन बताने वाला है। लेकिन मैं रोशनी देखा था। मुझे ट्रक के पास जब मैं खड़ा था तब इधर से रोशनी आ रही थी, लेकिन वो रोशनी मुझे अब नज़र नहीं आ रही थी कि आखिर रोशनी कहाँ गई। मैं वापस हो जाता हूँ। जब वहाँ मुझे कोई दिखाई नहीं देता है ना, तो मैं वापस हो जाता हूँ। लेकिन जब पलट कर मैं देखता हूँ ना, तो जो रोशनी मैं देखा था वो सामने की साइड में वहाँ तो नहीं दिख रही थी, लेकिन लेफ्ट साइड में मुझे फिर एक रोशनी नज़र आई, जैसे वहाँ पर कोई है। मैं देरी नहीं करता हूँ और लेफ्ट साइड भी बाउंड्री के साथ में एक पतला रास्ता चल रहा था। वो टूटे फूटे बाउंड्री के साथ में मैं आगे चलने लगता हूँ और तब जाके मुझे एक घर जैसा दिखाई देता है। वहाँ पर एक बल्ब जल रहा था। जब बल्ब जल रहा है तो कोई ना इंसान तो होना चाहिए। और जब मैं वहाँ पहुँचता हूँ ना, तो वाकई में वहाँ पर बल्ब जल रहा था और सामने में एक तख्त लगा हुआ था लकड़ी का, और उस पर कोई सो रहा था। जब मैं सोते हुए इंसान को देखा ना, तो मेरे मन में लगा कि हाँ, मैं सही जगह पर हूँ, मैं इनको उठाऊँगा और रास्ता बता देंगे। यही सोच करके मैं उनके पास जाता हूँ। ना जाने कौन सोया हुआ था, मैं तो देख नहीं पाया था, चादर ओढ़े। हालांकि वो गर्मी का दिन था, लेकिन फिर भी जो सो रहा था ना, शायद मच्छर उच्छर की वजह से चादर ओढ़ रखी थी। पहले तो मैं आवाज़ दिया कि सुनिए सुनिए, मैं रास्ता भटक गया हूँ, आप थोड़ी मेरी मदद कर दीजिए। मैं कई बार आवाज़ देता हूँ, लेकिन जब वो जागता नहीं है ना, तो मैं तख्त के पास पहुँच जाता हूँ। मैं नज़दीक जाके बोलता हूँ कि सुनिए, आप मेरी मदद कर दीजिए, मेरी आप मदद कर दीजिए। लेकिन अभी भी जो भी उस पर सो रहा था वो जागता नहीं है। मैं तब चादर को थोड़ा सा खींच देता हूँ और जैसे चादर खींचता हूँ, तब मुझे एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है, जो बड़े बड़े मूछें उसकी थी, सफ़ेद मूछें थी और सफ़ेद बाल दिखाई पड़ रहा है। मतलब बूढ़ा आदमी है, आराम से सो रहा है। और जैसे चादर खींचता हूँ ना, कुछ ही देर में अपनी आंखें खोल देता है। आंखें खोलने के बाद झट से बैठ जाता है, उठ के बैठ जाता है। अब मेरी तरफ घूर कर देखने लगता है। अब फिर कुछ बोलता नहीं है। तब मैं उसको बड़ा इज्जत से पूछता हूँ कि अंकल जी, देखिए मैं ड्राइवर हूँ, ट्रक चलाने का काम करता हूँ। आगे मुझे इस गोदाम पर जाना है। अब मुझे 3 सड़कें दिखाई दे रही है, तो मैं किस सड़क पर जाऊँ? बाएं वाला, दाएं वाला या सीधा जो जा रही है उस पर निकल जाओ? आप मुझे बता दीजिए अगर आपको जानकारी है तो। बूढ़ा आदमी अभी भी मुझे घूर रहा था, नीचे से लेकर ऊपर तक कुछ बोल नहीं रहा था। मैं फिर अपने सवाल को दोहराता हूँ कि अंकल जी, लग रहा है आप अभी भी नींद में हैं, मेरी बात को समझ नहीं पा रहे हैं। आप थोड़ा सा जाग जाइए ना, मेरी मदद कर दीजिए ना। तब वो इशारा करता है, बोलता नहीं है कि इधर आके बैठो। हालांकि मैं उस तख्त पर बैठना नहीं चाहता था। मैं शुरू में बोला था ना कि मैं सफाई पसंद इंसान था, सफाई मुझे बहुत अच्छी लगती थी। लेकिन उस तख्त पर गंदगी था, तख्त भी गंदगी से भरा हुआ था। ना जाने कैसे ये अंकल जी इस पर सो रहे थे। मैं मना कर लेता हूँ, नहीं अंकल जी, मैं सोने के लिए नहीं आया, ना बैठने के लिए आया हूँ। आप मुझे अगर जानते हो तो मुझे रास्ता बता दो। तब वो कहता है, हाँ जानता हूँ, लेकिन हर काम मुफ्त में नहीं होता बेटा। बैठो इधर, अगर तुम्हें रास्ता की जानकारी चाहिए ना, तो यहाँ पर बैठो। मैं तुमसे कुछ बात पूछना चाहता हूँ। जल्दी में हो तो तुम जा सकते हो। खामखा मुझे नींद से जगा दिया। अब फिर वो सोने लगे। तब मैं कहा था कि नहीं अंकल जी, रुकिए रुकिए, मैं आ जाता हूँ। मैं बैठना तो नहीं चाहता था उस तख्त पर, लेकिन मजबूरी थी। वो अंकल जी नाराज हो गए थे। आखिरकार मैं जाकर बैठता हूँ। तब अंकल जी कहते हैं कि बेटा, मुझे पता है कि कौन सा गोदाम पर रास्ता जाएगा, लेकिन बेटा वो रास्ता ठीक नहीं है इस टाइम के लिए। इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर बैठने के लिए बोला हूँ, ताकि मैं तुम्हें सावधान कर सकूँ। ये जो रास्ता है ना, आगे जाओगे कुछ किलोमीटर तक तो बिल्कुल सही है, लेकिन कुछ किलोमीटर जाने के बाद में ऐसा जगह आ जाता है, वहाँ पर भूत प्रेत शैतानी ताकतें रोड पर घूमती रहती है।
अगर तुम उनके चक्कर में फंस गए तो समझ लो तुम्हारी ज़िंदगी नरक बन सकती है। हो सकता है तुम्हें नुकसान पहुंचा दें और कभी भी तुम जिंदा लौट नहीं पाओ अपने घर को। तो क्या ऐसी सड़क पर तुम अकेले जाना चाहोगी? उनकी बात सुनकर के मुझे इन शक्तियों पर तो मैं यकीन करता ही नहीं था, भूत प्रेत को महत्व देता ही नहीं था, लेकिन उनकी आवाज़ में कुछ ऐसा जादू था कि मैं प्रभावित हो गया था। मैं थोड़ा डर महसूस करने लगा कि अंकल जी तो मुझे जानते नहीं हैं, मैं तो पहली बार इनसे आकर के मिला हूँ, मदद मांग रहा हूँ ताकि मुझे रास्ता बता दें, लेकिन ये मुझे क्यों ऐसी चीज़ों से खतरे से दूर करने में लगे हुए हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं, मुझे इतना बातें क्यों समझा रहे हैं। मैं प्रभावित हो गया था उनकी बातों से। मुझे लगा कि अंकल जी तो बिल्कुल सही मेरे लिए बात कर रहे हैं। अगर मैं उस सड़क पर जाऊंगा इस वक्त में तो हो सकता है जैसे अंकल जी बोले हैं वैसे मुझे नुकसान हो सकता है। तब मैं कहता हूँ कि अंकल जी फिर मैं क्या करूँ। तब वो अंकल कहते हैं कि बेटा तुम्हारे पास में दो ही रास्ता है, या तो तुम अपने ट्रक पर जा करके सो जाओ और जब सुबह हो जाए तब तुम निकल जाना, और वो सड़क मैं तुम्हें बता भी देता हूँ, वो दाहिने साइड वाली सड़क वो उस गोदाम तक जाएगी, लेकिन जाना है सुबह में। अगर इस वक्त में जाओगे तो तुम अकेले नहीं जा सकते। जाने के तुम जा सकते हो, तुम स्वतंत्र हो, आज़ाद हो, तुम्हें कोई रोक नहीं रहा है, लेकिन मेरा काम है तुम्हें सचेत करना खतरे से, इसलिए मैं सचेत कर रहा हूँ। मैं बड़ा हैरान था, डरा हुआ भी था उस टाइम में। जैसे जैसे वो बोल रहे थे ना, मेरे शरीर में डर लग रहा था, ना जाने ऐसा क्यों हो रहा था। जबकि मैं बहुत ही साहसी व्यक्ति था, साहसी लड़का था, मैं कभी किसी से डरता नहीं था। अब भूत प्रेत को तो महत्व मैं देता ही नहीं था, लेकिन अंकल जी की बातों में कोई जादू था, और वो जादू मेरे सर पर अब चढ़ के बोल रहा था, मुझे डरा रहा था। अब मुझे लग रहा था कि अंकल जी जो बात कह रहे हैं ना बिल्कुल सच है, वो कोई झूठ नहीं बोलेंगे। इस उम्र में आकर के झूठ क्यों बोलेंगे, ये मेरी जान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तब मैं कहता हूँ अंकल जी अब दूसरा रास्ता क्या है वो भी बता दो आप, क्योंकि मुझे माल तो अर्जेंट छोड़ना है। अगर मैं रात यहाँ गुजारूंगा तो मैं समय पर पहुँच नहीं पाऊँगा, फिर मेरा नुकसान हो जाएगा। मैं अपनी बात को अंकल जी के सामने रख दिया। तब अंकल जी कुछ देर मुझे घूरते रहे, देखते रहे, कहने लगे कि दूसरा रास्ता है कि बेटा मैं आपके साथ में चलूं। मैं तो ये सोचा भी नहीं था कि अंकल जी मेरे साथ जाने के लिए तैयार हो जाएंगे, जो अपने आप कह रहे थे। मैं बड़ा खुश हो गया। मैं कहने लगा कि अंकल जी क्या आप मेरे साथ में चलोगे वहाँ तक, गोदाम तक? तब कहने लगे हाँ बेटा, मैं आपको सुरक्षित रास्ते से लेके जाऊँगा ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। मैं उस सब रास्तों को पहचानता हूँ, मुझे कहाँ कहाँ से निकलना है मुझे अच्छी तरह से पता है, क्योंकि मैं इसी एरिया में काफ़ी दिनों से रह रहा हूँ ना। मैं बड़ा हैरान हुआ था उनकी बात सुन करके। अब मुझे लगा कि शायद पैसे के लालच में ये बोल रहे हैं, इनको पैसे चाहिए, देखने में गरीब लग रहे थे। इस उम्र में कोई नौकरी भला कैसे कर सकते हैं। इस जगह पर अकेले सोए थे। अब इसके पीछे क्या था मैं तो देख ही नहीं पाया था। घर था, ना जाने क्या था, उसे मुझे कोई मतलब भी नहीं था। तब मैं कहने लगा कि अंकल जी इसके बदले में क्या चाहते हो, मुझसे क्या चाहते हो? जब आप मेरे साथ में चलोगे तो क्या लोगे आप, कितना पैसा लोगे? तब वो अंकल जी हंसने लगे, कहने लगे अरे नहीं बेटा, मुझे पैसा वैसा नहीं चाहिए, मैं पैसा क्या करूँगा, मैं तो मोह माया से बिल्कुल दूर रहता हूँ। मैं तो इस जगह पर अपने आप को देख रहे हो ना, मैं ऐसे ही रहता हूँ, मुझे कोई लालच नहीं है बेटा। हाँ, तुम्हारे पास एक चीज़ है जो मुझे दे सकते हो, तुम ड्रिंक करते हो ना, तो तुम्हारे पास में बोतल भी होगी। अब अंकल को कैसे पता कि मैं ड्रिंक करता हूँ? अब मेरे गाड़ी में, ट्रक में बोतल भी रखी हुई है। मैं एक पल के लिए हैरान हो गया। अब मैं कहने लगा अंकल जी आप कैसे जान सकते हो कि मैं ड्रिंक करता हूँ? अब मेरे ट्रक में बोतल रखी हुई है। मैं हैरानी से बोलता हूँ। तब अंकल जी हंसने लगे, अरे बेटा अधिकांश ट्रक वाले अब वो दारू पीते ही हैं, बोतल अपने ट्रक में रखते हैं। कई बार मैं लोगों को मदद किया हूँ, अब बदले में उन्होंने मुझे बोतल दिया है। अगर तेरे पास में बोतल है तो तुम्हारी मैं मदद कर सकता हूँ, और नहीं तो बेटा तू जा, मुझे सोने दे, मुझे नींद भी आ रही है। अपनी मकसद की बात करके अब बस वो एकदम चुप हो गए थे। हालांकि मेरे ट्रक में बोतल था। मैं
चाहता तो उनको दे सकता था, लेकिन मैं अपने लिए संभाल कर रखा था। न जाने अब कहाँ मुझे जाना पड़ेगा, कब मिलेगा नहीं मिलेगा। हाँ, तब मैं कहने लगा कि अंकल जी एक काम करते हैं, मैं आपको उस बोतल के बदले में पैसा दे दूं तो क्या चलेगा नहीं? आप ले लेना दिन के टाइम में, मेरे पास में एक ही बोतल है। हाँ, मैं भी कभी कभी घूंट लगा लिया करता हूँ। हाँ, तब अंकल जी कहने लगे, देख बेटा, मुझे पैसे का लालच तो दे मत, मुझे पैसे से कोई मतलब नहीं है। मैं तुम्हें पहले बता चुका हूँ, अगर तू बोतल दे सकता है तो मैं तेरे साथ में चल सकता हूँ। अब मेरे पास में कोई चारा भी नहीं था। मुझे लगा कि इतना टाइम खराब करने से अच्छा है कि मैं हाँ बोल दूँ और अंकल जी को लेकर चलूँ। हाँ, तब मैं हाँ बोल देता हूँ कि ठीक है अंकल जी, मेरे पास में एक ही बोतल है और आप ले लीजिएगा, चलिए आप तैयार हो जाइए। हाँ, तब वो चादर समेट करके खड़े हो गए। हाँ, कहने लगे, मैं तो तैयार ही हूँ, चलो। अगर मुझे जरा भी एहसास होता है कि जिस अंकल को लेकर के मैं चल रहा हूँ वो मेरे लिए खतरा भी बन सकते हैं, तो मैं ऐसी गलती कभी नहीं करता। लेकिन मैं ज़्यादा होशियार था ना, अपने आप को ज़्यादा काबिल समझता था, डरता तो बिल्कुल नहीं था, भूत प्रेत को मैं मानता नहीं था, तो ये अकल कैसे आती। मैं आगे आगे और वो अंकल जी पीछे पीछे। हम ट्रक में पहुंचते हैं। मैं अंकल जी से कहता हूं कि आओ जल्दी बैठो, और आकर के कंडक्टर सीट साइड में बैठ जाते हैं। अब बैठते ही कहते हैं कि ला बेटा, मुझे बोतल दे दे, जैसे उनका एक ही इच्छा हो, दारू पीना। अब मैं कहता हूँ अंकल जी चलो ना, अभी तो आगे लंबा सफ़र है, हम बीच में रास्ते में कहीं पर आपको दे देंगे, आप यहाँ पर कहाँ पियोगे? तब अंकल जी कहते हैं कि मैं यहीं पर पी लूँगा। तब मैं उनको मना करता हूँ कि अंकल जी, मैं ट्रक में खुद भी नहीं दारू पीता हूँ, ना मैं किसी को पीने देता हूँ। अरे कोई ऐसी जगह हो जहाँ पर आप पी सको, लेकिन मेरे ट्रक में नहीं। ऐसी जगह जरूर कहीं पर आएगी। तब अंकल जी चुप हो जाते हैं। अब उनके पास में अब कुछ बचता ही नहीं है बोलने के लिए। जब मैं अपनी बात रख देता हूँ, शांत हो जाते हैं। लेकिन मैं उनकी चेहरा मोहरा उस टाइम देख रहा था जैसे वो मुझ पर नाराज हो गए थे। तब मैं हंसते हुए कहता हूँ, अंकल जी नाराज मत हो, ये मेरा असूल है, ना तो मैं अपने ट्रक में खुद पीता हूँ, ना मैं किसी को पीने दे सकता हूँ। आगे चलिए, आप तो यहाँ का लोकल है ना, तो कोई ना कोई आपके पीने के लिए जुगाड़ मिल ही जाएगा, लेकिन मैं अपने ट्रक में ये काम करने नहीं दूंगा। तब अंकल जी आखिरकार बोलते हैं, ठीक है चलो, मैं जैसे मैं बताता हूँ और उसी रास्ते पर चलते रहूँ। आवाज़ थोड़ी भारी हो चुकी थी। मुझे लगा कि ऐसे ही होगी, कोई मैं ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं देता हूँ। ट्रक उनके बताए हुए रास्ते पर चलने लगता हूँ, और सही में मुझे उसी रास्ते से लेके चलते हैं, दाहिने वाले रास्ते से। जो मैं बताया था ना कि 3 रास्ता था, एक बाएं, एक जो सीधा निकलता था और एक राइट साइड में निकलता था। वो राइट साइड पर ही मुझे जाने के लिए कहते हैं। अब मैं चल देता हूँ। चांदनी रात थी और आसमान भी बिल्कुल साफ था, चांद की प्रकाश दूर दूर तक, और ऊपर से मेरा नया ट्रक था और उसकी हेडलाइट की रोशनी बहुत दूर दूर तक जा रही थी। हर चीज़ दूर दूर तक चमकता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन हम ज़्यादा दूर चल नहीं पाते हैं। ऐसा लगा कि जिस रास्ते पर चल रहे हो ना, कीकर और जंगली पेड़ों का बस झुंड है दोनों साइड से। हम उस रास्ते से चल रहे थे। रास्ता मुझे थोड़ा सा अटपटा जरूर लगा था। मुझे लगा कि यही रास्ता है क्या, मेरे मन में एक बार डाउट जरूर हुआ था। लेकिन मैं डाउट को क्लियर नहीं कर पाया, किससे पूछूं? चाचा तो खुद बैठे थे, अंकल जी खुद बैठे थे, और उनकी नज़र में तो यही रास्ता था। मैं मन ही मन थोड़ा सा हैरान जरूर हुआ कि मैं किस रास्ते पर आ गया हूँ। दोनों साइड में कीकर कीकर का पेड़, जंगली झाड़ियाँ, यही सब दिखाई दे रहा है। आज जैसे अंकल जी को दारू का प्यास लगी हो, बार बार मेरी तरफ देख रहे थे, कभी बाहर देख रहे थे। कुछ देर तक ऐसे ही चलते हैं। वो जो जंगली झाड़ियाँ थी अब थोड़ा कम हो चुकी थी। तब ज़्यादा दूर हम गए भी नहीं थे। जहाँ से हम चले थे मुश्किल से 15 या 20 मिनट का रास्ता हमने सफ़र तय किया था, और अचानक खेतों का जैसा इलाका आने लगा। तब एक खेत के पास जहाँ पर रोशनी नज़र आ रही थी, अचानक अंकल जी बोलते हैं, बेटा यहाँ पर रुक ले। मैं बोला, अंकल जी यहाँ क्या है? तब कहते हैं, बेटा मेरा यहाँ घर है, वो जो रोशनी नज़र आ रहा है ना, वही मेरा घर है, देखो बिल्कुल पास में है, चलो मेरे साथ में।
चलो मैं तुम्हारे लिए चाय का प्रबंध भी करा दूंगा और बोतल मुझे दे दो। मुझे अब रहा नहीं जाता बेटा। मैं समझ गया था कि जो चाचा है ना, अव्वल दर्जे के शराबी हैं। बोतल अब उनको देना ही पड़ेगा। आखिरकार मैं ट्रक रोक लेता हूँ। हाँ, मैं ये समझ गया था कि बिना बोतल दिए तो चाचा जाएंगे नहीं। मैं मना भी किया कि चलो आगे देखते हैं। हाँ, तब कहने लगे बेटा इससे बढ़िया कोई जगह कहाँ मिल सकता है, मेरा घर है, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। मैं बोतल पी लूँगा, तुम्हारे लिए चाय पानी का इंतजाम भी करा दूँगा। मुझे चाय पानी पर लालच आ गया था। काफ़ी देर हो चुका था, मैं चाय भी नहीं पिया था। हाँ, तब मैं कहने लगा कि अंकल जी आपके घर में इस टाइम में चाय कौन बनाएगा। हाँ, तब कहने लगे मेरा परिवार है घर में, मेरी फैमिली है। अरे डरो मत बेटा, ये अपना ही घर है। चलो अब चलो, देर मत करो, अब हमें आगे भी चलना है। अब मेरे पास में कोई रास्ता बचा ही नहीं था। हाँ, तब मैं बोतल तो दे देता हूँ। बोतल ऐसे पकड़ लेते हैं कि जन्म जन्म के प्यासे हो। बोतल को देख के खुश हो जाते हैं। मैं उनकी मुस्कुराहट देख लेता हूँ। अब ये समझ जाता हूँ कि बस इनको दारू की ही चाहत है और कुछ नहीं। आगे आगे वो चलते हैं, पीछे पीछे मैं चलता हूँ। आखिरकार उस घर के दरवाजे पर मैं और वो दोनों लोग आ जाते हैं। दरवाज़ा पीटते हैं, छोरी दरवाज़ा खोल दे, छोरी दरवाज़ा खोल दे। जब काफ़ी देर तक बोलते रहते हैं ना, दरवाज़ा नहीं खुलता है। हाँ, तब मैं कहता हूँ कि अंकल आपका परिवार सो गया होगा। मैं जब छोरी का नाम लेते हैं तो मैं समझ गया कि वाकई में अंकल का ही घर है। मैं डरा नहीं था। मैं बताया ना शुरू से मैं कि मैं डरने वाला इंसान नहीं था। मैं ऐसी चीज़ों में बिल्कुल घबराता नहीं था। और वो बार बार दरवाज़ा को पीट रहे थे, छोरी दरवाज़ा खोल दे, छोरी दरवाजे पर मेहमान खड़ा है, मेहमान के लिए तो खोल दे, मेरे लिए मत खोल। ऐसे ऐसी बात कर रहे थे लोकल भाषा में जो मुझे बिल्कुल आती थी। मैं उस भाषा को समझता था। हमारे ही प्रांत का, हमारे ही प्रदेश का तो भाषा थी। उस भाषा को मैं अच्छी तरह समझता था, लेकिन उनको लगता था कि मैं ये भाषा अब थोड़ा कम जानता हूँ। और वो अपनी भाषा में बोले जा रहे थे, छोरी मेहमान फिर दोबारा ना आएगा, जल्दी से खोल दे बेटा, जल्दी से खोल दे। हाँ, तब दरवाज़ा खुलता है। दरवाज़ा खुलता है और जो मैं दरवाजे पर रोशनी में देखता हूँ, देखते ही रह जाता हूँ। गजब की आकर्षक लड़की एकदम लोकल ड्रेस में मुझे नज़र आती है। बड़ी बड़ी आंखें, चमकती हुई चेहरा, मैं तो देख करके एकदम सम्मोहित सा हो जाता हूँ। ऐसी सुंदर लड़की, और वो भी इस जगह पर, मैं देख करके हैरान था। भगवान ने इसको बहुत फुर्सत से बनाया था। मैं उसको देख करके एकदम अचंभित हो जाता हूँ कि इतनी खूबसूरत लड़की इस जगह पर क्या कर रही है। ये तो अन्याय है, इसको तो कोई अच्छे घर में होना चाहिए था। मैं देख रहा था कि ये ग्रामीण क्षेत्र है, खेतों का इलाका है, और ये खेत में एक घर बना हुआ है सड़क के किनारे। मैं यही सब सोचता रहता हूँ। हाँ, तब वो लड़की कहती है, मेहमान आप अंदर आ जाइए ना, बाहर क्यों खड़े हैं। आगे आगे अंकल चलते हैं और पीछे पीछे मैं। अंदर जाकर देखते हैं, बाहर से जो थोड़ा सा अलग सा घर दिख रहा था, जैसे गरीबों का घर है, लेकिन अंदर आने पर वो घर थोड़ा सा देखने में साफ सुथरा मुझे लगने लगता है। जो भी था उस घर में, परिवार के लायक सब कुछ था उसमें। अब मुझे एक ऐसे घर में बिठाया जाता है और वही अंकल बिठाते हैं कि आप यहाँ पर बैठिए, हम आपके लिए चाय बनवाने की कोशिश कर रहे हैं। तब तक मैं एक दो घूंट पी भी लूँ। मैं समझ गया था कि दारू के लिए व्याकुल हैं, जब तक वो कुछ पिएंगे नहीं वो होश में नहीं आएंगे। तड़प थी, एक दारू की तड़पन थी उनके अंदर में। मैं देख करके भांप लिया था। मैं तो उस कमरे में बैठ गया था जिसमें रोशनी भी थी, कुछ तस्वीर भी लगी थी। उन तस्वीरों को मैं देख रहा था। तभी चाय का प्याला लिए हुए वही लड़की आती है, खूबसूरत। मेहमान आप ये चाय लीजिए। मैं फिर उस लड़की को देखता हूँ, गौर से लेकर के नीचे से ऊपर तक। मैं देखता ही रह जाता हूँ। मैं चाय तो भूल ही जाता हूँ। तब वो मुस्कुराते ही कहती है, पूरी रात पड़ी है, मेरे कान के पास में फुसफुसाते हुए, पूरी रात पड़ी है। अभी अंकल है ना, दारू पी करके सो जाएंगे, हमारे पास पूरी रात है, आप जी भर कर देख लेना। जब ये बात बोलती है ना, मैं एकदम जैसे सदमे में आ जाता हूँ। ये क्या बोल रही है। तब मैं समझने की कोशिश करता हूँ कि जो बात मैंने सुना है, क्या इस लड़की ने बोला है। तब वो बात को दोहराती है, अरे पूरी रात पड़ी है,
मुझे देखने के लिए, समझने के लिए। अब थोड़ी देर के बाद में दारू पी करके वो फ्लट हो जाएंगे, सो जाएंगे। हमारे पास पूरी रात है, आप मुझे जी भर के देखना, अभी तो चाय पी लो, मैं उनके लिए कुछ देने जा रही हूँ, तब तक आप मेरा इंतजार करना। सच कहूँ ना, इतनी खूबसूरत लड़की को देख करके मेरा दिल एकदम जवाब दे चुका था। मुझे लगा भी नहीं था कि इतनी सुंदर लड़की मेरे नज़दीक आ जाएगी और मुझे आमंत्रित करेगी कि आपकी इस साथ मुझे रहना है और रात भर। मैं तो सोच भी नहीं सका था। मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। मुझे अर्जेंट माल पहुँचाना था और जिसके लिए मैं सब कुछ ये मेहनत किया था, मैं सब कुछ जैसे भूल जाता हूँ, मुझे याद नहीं रहता है। बस उस लड़की का चेहरा मुझे याद आ रहा था, हंसता हुआ, मुस्कुराता हुआ चेहरा। मुझे लगा कि इसमें खराबी क्या है, जब लड़की राजी है तो मैं अब इसको कैसे मना कर सकता हूँ। ये तो ऐसा मौका तो कभी कभी मिलता है, मुझे इस लड़की की बात माननी चाहिए। अब मैं सच कहूँ ना, उस लड़की के हुस्न के जादू में मैं पूरी तरह से प्रभावित हो चुका था। सरल भाषा में कहूँ ना, मैं उसकी नज़रों में एकदम जैसे उसने जादू कर दिया था। उस जादू के जाल में मैं फंस चुका था। लड़की गई तो आती नहीं है। मैं चाय का घूंट पीता हूँ और तब मुझे चाय कुछ अलग किस्म की लगती है। ऐसा चाय मैंने कभी पिया नहीं था, लेकिन कुछ तो घूंट भर लिया था और इसके बाद मैं प्याला रख देता हूँ। आज जैसे ही प्याला रखता हूँ ना, मुझे लगता है कि मुझे नींद आ रही है। मैं देखता हूँ कि अब मैं क्या करूँ। पलकें मेरे भारी होने लगती है। मैं अपने आप को संभालने की कोशिश करता हूँ, लेकिन संभाल नहीं पाता हूँ। अब मैं देखता हूँ कि अब मैं क्या करूँ। उठ के खड़ा होता हूँ तो ऐसा लगता है कि मैं चल ही नहीं पाऊँगा। हाथ पैर काँप रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? आज जब तक मैं संभलने की कोशिश करता हूँ, मेरी आंखें बंद हो जाती है। इसके बाद मुझे कुछ होश नहीं रहता है। जब मेरी आँख खुलती है ना, तो मैं अपने आप को किसी के बगल में पाता हूँ। कोई मेरे बगल में है, मेरे सीने पर हाथ रखे हुए है। मैं जैसे सब कुछ जानने की कोशिश करता हूँ कि मैं हूँ कहाँ पर। मैं तो ट्रक में था, तो मैं यहाँ पर कैसे आया? क्या ये मेरा घर है? लेकिन धीरे धीरे सब बातें मेरी दिमाग में बैठ जाती है। आज जब मैं पलट के देखता हूँ तो वही खूबसूरत लड़की मेरे बगल में लेटी हुई थी, जो मैंने कुछ देर पहले उसके हाथों से चाय पिया था। और उसके बाद मुझे कुछ भी होश नहीं था कि आखिर मेरे साथ में क्या हुआ, ये मेरे पहलू में कैसे आ गई। आज जिस कमरे में था, ये तो कमरा है नहीं, कोई और कमरा है। उसमें दूधिया रोशनी फैली हुई थी, अलग सी रोशनी थी, बिल्कुल धीमी रोशनी, लेकिन देखने में हर चीज़ साफ साफ नजर आ रही थी। हम एक तखत पर थे या पलंग था, तो मैं उस टाइम बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन वही लड़की जो करवट बदले हुए थे, चेहरा उसकी दूसरी साइड में था। एक हाथ मेरे सीने पर था और एक हाथ दूसरी साइड में था। और वो जैसे घूंघट कर रखी हो, जैसे चेहरे पर दुपट्टा डाल करके मस्त नींद में सो रही हो। मैं सब देखता हूँ ना, तो समझ नहीं पाता हूँ। और तब मुझे उसकी कही हुई बातें याद आती है कि पूरी रात पड़ी हुई है, मुझे जी भर कर देख लेना। और तब मुझे लगा कि शायद चाय का असर था, चाय ये मैं पिया था, चाय मेरे को सूट नहीं कर पाया। ऐसा क्यों हुआ, ये तो बात की बात है। लेकिन मैं उस लड़की को इतना नज़दीक पाता हूँ ना, तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ। समय पता नहीं चल रहा था कि कितना रात का बजा हुआ है। जैसे मैं फिर अपने जोश में आ जाता हूँ। मैं अब बिल्कुल डरता नहीं हूँ, ना घबराता हूँ। मुझे लगा कि लड़की है, जब मुझे खुद आमंत्रित कर रखी है तो मुझे डरने की क्या जरूरत है। लेकिन एक बार मैं उसको तरफ देखना चाहता था, उसको चेहरा देखना चाहता था। हाँ, मैं उसको पलटता हूँ, बोलता हूँ कि मैडम जी ज़रा इधर घूम जाइए। और उसी वक्त जब वो पलटी मारती है, मेरी तरफ चेहरा करती है, हाँ, मैं उसके चेहरे से दुपट्टा हटाता हूँ ताकि उसका सुंदर चेहरा एक बार देख सकूँ। हाँ, जैसे ही दुपट्टा हटाता हूँ ना, मेरे होश उड़ जाते हैं। मैं चीखता हूँ, चिल्लाता हूँ, और लेकिन मैं भाग नहीं पाता हूँ। इतना भयानक चेहरा मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखा था। बड़ी बड़ी आंखें और उतनी भयानक दिख रही थी। नाक जरूर से ज़्यादा लंबा था और चेहरा तो इतना डरावना था कि मैं बताया ना कि इतना डरावना चेहरा मैंने कभी देखा नहीं था। दादी हमें
किस्से कहानियाँ में भूत प्रेत की बातें बताया करती थी कि देखो बेटा, जो चुड़ैल होती है ना, उसका चेहरा बहुत भयानक होता है, उसकी आंखें बड़ी बड़ी होती है, उसके नाक बहुत लंबा होता है। सब कुछ ऐसा ही तो लग रहा था जैसे मेरी दादी बताया करती थी, बचपन में चुड़ैल की कहानी सुनाया करती थी, मुझे डराया करती थी कि बेटा घर के बाहर मत खेलने जाना, शाम होने से पहले घर लौट आना। और इस तरह की बातों से हमें डराया करती थी। और वही चेहरा मैं अपने सामने में देखता हूँ। मैं चीखता हूँ, चिल्लाता हूँ, लेकिन मैं भाग नहीं पाता हूँ। वो मुझे भागने नहीं देती है। मैं बिल्कुल डर जाता हूँ। अंकल जी आवाज़ लगाने लगता हूँ, लेकिन अंकल जी का कहीं अता पता ही नहीं था कि अंकल जी हैं कहाँ पर, कहाँ गए अंकल जी। मैं अब अपने आप को होश में रखने की कोशिश करता हूँ। ऐसा लगता है कि मैं ज़्यादा देर तक अपने होश में नहीं रह पाऊँगा। इतनी भयानक चेहरा देख करके भला कोई इंसान होश में कैसे रह सकता है। और जब वो मुझे जाने नहीं दे रही है, मेरे बाजू पकड़ रखी है और इतनी शक्ति से कि मैं दर्द से तड़प रहा हूँ। गजब की शक्ति उसके हाथों में थी। और वही अंकल जी मुझे बचा लो, अंकल जी चिल्लाता रहता हूँ, लेकिन अंकल जी का अता पता नहीं था। और आखिरकार वो लम्हा आता है जब मैं अपने होश खो देता हूँ। और उसके बाद मुझे कुछ भी ज्ञात नहीं कि मेरे साथ में उस चुड़ैल ने या फिर उस प्रेत आत्मा ने मेरे साथ में ऐसा क्या किया था, क्या हुआ था मेरे साथ में। मैं जिंदा बचूंगा कि नहीं बचूंगा वो तो दूर की बात है। मैं अपने होश वास खो देता हूँ और इसके बाद मुझे कुछ पता नहीं है। जब मेरी आँख खुलती है ना, मैं अपने आप को एक ऐसी झाड़ियों में पाता हूँ जो बिल्कुल कांटे वाली थी। और रात थी, आसमान खुला हुआ था, आसमान में चांद की रोशनी नजर आ रही थी। मैं अपने आसपास देखता हूँ तो कोई नजर नहीं आता। ना तो मेरी ट्रक दिखाई देती है, ना सड़क दिखाई देता है। मैं हूँ कहाँ पर? मैं जिंदा हूँ या मैं मर चुका हूँ? लेकिन अपने आप को जिंदा पाता हूँ तो एक जोश में भर जाता हूँ कि चलो मेरी जान बच गई, जान बच गई। वो चुड़ैल थी, शायद वो मुझे छोड़ दिया, मुझे मारा नहीं। और तब मैं उठता हूँ, मैं अपने आप को देखता हूँ कि आधे कपड़े मेरे अस्त व्यस्त पड़े हुए हैं। अब मैं जैसे तैसे कपड़े को सेट करता हूँ, पहनता हूँ और इसके बाद मैं भागना शुरू कर देता हूँ। मैं कहाँ पर हूँ, कौन दिशा में हूँ, कौन से एरिया में हूँ, मुझे कुछ भी ज्ञात नहीं है। मुझे लगा कि बस इस जगह से भागते चलो, जान बची तो बहुत ट्रक मिलेगा, ट्रक मेरे कहाँ जाएगा। बस यही लगन थी, यही था कि मैं इस जगह से जितना दूर हो सके भाग सकूं। मैं उस जगह से भागता ही जा रहा था। मैं चाहता था कि इस इलाके से निकल जाऊं और फिर मैं इनकी पकड़ में बिल्कुल नहीं आऊं। वो लोग मुझे कोई दिखाई भी नहीं दे रहे थे। वो घर कहाँ था जहाँ पर मैं गया था वो नज़र नहीं आ रहा था, ना वो रोड जहाँ पर मेरी ट्रक खड़ी थी। मैं ऐसे इलाके में था, मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो घर, मेरा ट्रक कहाँ है, मैं हूँ कहाँ पर। मैं सब भागता ही जा रहा था, भागता ही जा रहा था। मुझे लग रहा था कि मैं भाग करके इस इलाके से निकल जाऊंगा, लेकिन ये मेरी गलती थी। मैं थक चुका था और तब मुझे एहसास हुआ कि मैं जिस जगह से भागने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं तो गोल गोल घूम रहा हूँ। इसी इलाके में हूँ, इस इलाके से बाहर निकल नहीं पा रहा हूँ। मैं थक चुका था, गला सूख चुका था, मुझे प्यास लगी हुई थी, मुझे पानी की ज़रूरत थी। मैं इतना थका हुआ था, इतना प्यासा हो चुका था। तब मैं थक करके बैठ जाता हूँ। मैं आसमान में देखता हूँ, जहाँ मैं चांद देखा था उसी जगह पर अभी भी चांद दिखाई दे रहा था। मतलब कुछ ज़्यादा विशेष टाइम नहीं हुआ है, मतलब रात अभी भी है, अभी रात ख़त्म नहीं हुई। मेरा मन घबरा चुका था। जो कुछ मैंने अनुभव किया था, जो कुछ मैंने देखा था, मैं वही सोच सोच करके परेशान हो रहा था। मैं उस लड़की को सोचने लगा कि देखो वो लड़की देखने में कितनी खूबसूरत थी और एकाएक उसका चेहरा कितना डरावना हो जाता है। मैं कैसे उस बूढ़े बाबा के चक्कर में आ गया, उस अंकल के चक्कर में मैं कैसे आ गया। कौन है ये लोग, मेरे साथ में क्या करना चाहते थे। मैं बहुत डरा हुआ था, लेकिन मैं अब करूं तो क्या करूं। मैं जहां से भागना शुरू करता था फिर मैं उसी जगह पर पहुंच जाता था। तब मैं बहुत डरा, ऊपर से प्यासा, समझ में नहीं आ रहा था। तो मैं बैठ करके
रोने लगा। मुझे लगा कि मैं कोई बहुत बड़ा खतरे में फंस चुका हूँ। इस जगह पर मेरी होशियारी कोई भी काम में नहीं आ रही थी। जो भी मैंने प्लान बनाया कि मैं इस जगह भागूंगा, इस दिशा में भागूंगा तो मैं निकल जाऊंगा, लेकिन सब कुछ व्यर्थ हो चुका था। मेरा सब कुछ चतुराई मेरे पास धरी की धरी रह गई। हाँ, मैं उस इलाके से, उस जगह से मैं बाहर नहीं निकल पाया था। बैठ कर रोने लगा। मुझे लगा कि मैं शायद ऐसी जगह पर फंस गया हूँ जहाँ पर ऐसे ही माहौल चल रहा है। मैं इस माहौल से कभी बाहर निकल नहीं पाऊँगा। मैं कितनी दूर हूँ? वो घर मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? मेरा ट्रक क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? आखिर मैं ऐसी जगह पर कैसे चला आया? मैं यही सब सोच करके परेशान रो रहा था। गला एकदम भरा हुआ था, ऊपर से प्यास लग रही थी। तभी मुझे एक आवाज़ सुनाई देती है, देखो रोने से कुछ नहीं होने वाला। जब मैं पीछे पलट के देखता हूँ तो मैं तो और कांप जाता हूँ। वही खूबसूरत लड़की फिर अपने असली रूप में मुझे दिखाई दे रही थी। वही कपड़ा लत्ता, वही मुस्कुराता हुआ चेहरा, चेहरे पर चमक साफ मैं देख रहा था। वो मेरी से कुछ ही दूरी पर खड़ी थी। शायद वो मुझे देख रही थी, मुझ पर निगरानी रख रही थी। मैं तो डर गया था। फिर मैं भागने की कोशिश करता हूँ, तब वो चिल्लाती है, व्यर्थ है, चाहे तुम कितना भी इस जगह से दूर भाग जाओ, लेकिन इसी जगह पर लौट के आओगे। तुम निकल नहीं सकते। मैं तुम्हें निकाल सकती हूँ अगर तुम चाहो तो। मैं भागते भागते थक चुका था। अब मेरे भागने में इच्छा नहीं थी। मैं भाग भी नहीं सकता था। मैं प्यासा था, थका हुआ था। मैं बैठा का बैठा ही अब रह गया। भागने का तो मन किया था, लेकिन जब लड़की कहती है तो मैं डर जाता हूँ। मैं समझ जाता हूँ कि जो इलाका है, एरिया है, भूतों से भरा हुआ है। ये जो लड़की मुझे इंसानी रूप में दिख रही है, ये इंसान तो हो ही नहीं सकती। इसका मैं असली चेहरा देख चुका था और मैं भयभीत था कि अब मेरे साथ में क्या करने वाली है, अब ये क्या करेगी। मैं कांप रहा था। तब तक वो मेरे नज़दीक पहुंच गई। कहने लगी, देखो मुझसे तुम्हें डरना बिल्कुल नहीं चाहिए। मैं ऐसी नहीं हूँ। मैं उस लड़की को देख रहा था, उसका असली रूप को मैं पहचान चुका था। और वो लड़की कह रही थी कि मुझे डरना नहीं चाहिए। तो क्या करना चाहिए? क्या मैं उसकी पूजा करूं? मैं ऐसे ही मन में सोच रहा था। ये तो वही लड़की है जो कुछ देर पहले मुझे दिखाई पड़ी थी। इसका असली चेहरा मैं पहचान चुका था। ये तो कोई चुड़ैल है, ये ऐसी ही कोई है। लेकिन वो कह रही थी कि नहीं, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। तब मैं तो खामोश हो गया था। मेरे पास में कोई ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा था। आखिर मैं करूं तो क्या करूं? अपनी जान कैसे बचाऊं? इस इलाके से बाहर कैसे निकलूं? अपने ट्रक तक कैसे पहुंचूं? यही सोच करके मैं रुक जाता हूं। अब मेरे में इतनी भागने की ताकत नहीं बचती है। तब वो लड़की कहती है, अगर तुम मुझ पर विश्वास कर सकते हो तो मैं तुम्हें इस इलाके से बाहर निकाल सकती हूँ। मैं तुम्हें ट्रक तक पहुँचा सकती हूँ। अगर तुम मुझ पर विश्वास करोगे, तब यकीन करोगे, तब मैं ये काम कर सकती हूँ। मैं रोने लगा था। मैं कहाँ पर हूँ? मेरे साथ में क्या चल रहा है? तब वो मेरे नज़दीक उकड़ू बैठ जाती है। कहती है, तुम पिशाचों के इलाके में हो। ये जो अंकल जी जिसको तुम चिल्ला रहे थे ना, वो पिशाच हैं। बहुत ही डरावना पिशाच, खून पीते हैं। और जिसको तुमने देखा था वो एक पिशाचनी है, मैं नहीं हूँ। मैं तो एक प्रेतात्मा हूँ, इनके चंगुल में फंस चुकी हूँ। मैं भी इस जगह से निकलना चाहती हूँ, लेकिन मैं निकल नहीं पाती हूँ। मुझे लगा कि शायद तुम मेरी भी मदद कर सकते हो। ये लोग मुझे चारा बनाते हैं, मुझे आगे कर देते हैं कि कोई इंसान मेरी शकल सूरत पर देख करके सुंदर आकर्षित हो जाए। ये लोग मुझे चारा बनाते थे, मुझे ऐसे ऐसे काम करवाते थे जो मैं करना नहीं चाहती हूँ। लेकिन मैं इस जगह पर फंसी हुई हूँ। मैं कहीं जा नहीं सकती। मुझे नहीं पता कि मुझे कहाँ जाना चाहिए, लेकिन मैं तुम्हें ज़रूर इस जगह से निकाल देना चाहती हूँ। मैं तुम्हें इस जगह से निकाल सकती हूँ अगर तुम मुझ पर विश्वास करोगे तो। वो अपनी बात बता रही थी। अब मुझे लगा कि ये फिर मुझे धोखा देने की कोशिश कर रही। मैं डरा हुआ था, लेकिन अब मेरे पास में कोई ऑप्शन नहीं था।
तो मैं पूछने लगा कि अगर आप ऐसी डरावनी दिखती हो तो मैं कैसे आप पर यकीन करूं? क्या पता आप मेरे साथ में फिर कोई छल, कोई धोखा करोगी। तब वो कहने लगी कि नहीं, मैं ऐसी नहीं हूँ। मैं किसी के साथ तकलीफ नहीं दे सकती। मैं ऐसा कर भी नहीं सकती। मुझे तो चारा बना करके ये लोग खड़ा कर देते हैं ताकि तुम जैसे नौजवान अब इनके जाल में फंस सके। इनका काम तो ऐसे ही है। ये तुम्हें छोड़ करके अब दूसरे शिकार पर निकले हैं। दूसरे शिकार की इनको आहट मिल चुकी है। अब वो कुछ देर में आते ही होंगे। अब फिर तुम इस जगह से निकल नहीं पाओगे। अभी तुम्हारे पास में मौका है। अगर तुम मुझे यकीन करते हो, विश्वास करते हो कि मैं सच कह रही हूँ, तो अब मेरे साथ में तुम चल सकते हो। मैं तुम्हें इस जगह से बाहर निकाल दूंगी। मैं तुम्हें ट्रक तक पहुंचा सकती हूँ, लेकिन एक शर्त है। मैं अब उसकी तरफ देखने लगा। मैं कैसे इस पर यकीन करूं? कुछ देर पहले तो मैं इसको देखा था, मैं इसी कपड़े लत्ते में। शायद वो मेरे मन की बात समझ गई थी। अब फिर वो कहने लगी कि तुम्हारे साथ में धोखा हुआ था। वो जो प्रेतनी है ना, बूढ़े बाबा के साथ में जो रहती है, वो बहुत डरावनी है। जैसे बूढ़े बाबा हैं, अपने आप को एक आम इंसान की तरह दिखते हैं, लेकिन ज़्यादा देर तक इंसान बने नहीं रह सकते। आखिरकार एक वक्त आता है जब वो पिशाच के रूप धारण कर लेते हैं। और वैसे ही वो पिशाचनी है जो उनके साथ में रहती है। और वो मेरा रूप तो धारण कर सकती है, लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं। असली रूप में उसको आना ही पड़ता है। आज तुम शायद उसी को देखे थे। मैं तो बस तुम्हें दरवाजे पर देखी थी जब तुम आए थे। इसके बाद मेरा खेल खत्म हो चुका था। मुझे तो उस कमरे में जाने भी नहीं दिया गया जहाँ पर तुम थे। मैं तुम्हें सचेत करना चाहती थी, मौका देखकर तुम्हारे पास जाना चाहती थी कि तुम यहाँ पर गलत जगह में फंस गए हो। तुम्हें मैं चेतावनी देना चाहती थी, लेकिन इतना मौका मुझे मिला ही नहीं। अगर तुम चाहते हो इस जगह से निकलना, तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मुझे तो लग रहा था कि मैं कैसे यकीन करूँ, या मुझे ये कोई और खतरे में तो नहीं फंसाने की कोशिश कर रही है। लेकिन मैं ऐसी जगह पर फंसा हुआ था, मुझे तो कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा था कि मैं किस दिशा में भागूं। किधर मेरा ट्रक है, रोड किधर है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आखिरकार मैं थक चुका था, निराश हो चुका था। मेरे पास में कोई और उपाय सूझ नहीं रहा था। तब मैं कहने लगा, क्या मैं आपकी बात पर यकीन कर सकता हूँ, विश्वास कर सकता हूँ? तब वो कहने लगी कि हाँ, तुम्हारे पास में कोई और चारा भी नहीं है। वो भी समझ रही थी कि मैं बुरी तरह से फंसा हुआ हूँ। और वो कह रही थी, बस कुछ ही देर में वो लोग लौटते होंगे नए शिकार के साथ में। फिर तुम्हारा भी हाल कुछ ऐसा ही होगा। तुम्हारे शरीर से एक एक कण रक्त का निकाल लेंगे, वो लोग पी लेंगे, और तुम मुर्दा लाश की तरह पड़े रहोगे। मैं बहुत डर चुका था। मैं समझ गया था कि मैं इस पर यकीन करना ही चाहिए। ये सच बोल रही है। क्योंकि मेरे पास में कोई और उपाय तो नहीं था। तब मैं कहने लगा कि आपकी क्या शर्त है, क्या चाहती हैं आप? तब वो कहने लगी कि मेरा शर्त यही है कि मैं भी तुम्हारे साथ में जाना चाहती हूँ। मैं इस जगह पर रहना नहीं चाहती हूँ। इस इलाके से दूर निकलना चाहती हूँ। अगर तुम मुझे अब ये शर्त मंजूर है, मुझे अपने साथ में लेके चल सकते हो, तो ये काम मैं ज़रूर करूँगी। मैं तैयार हो गया था। अब मैं कहने लगा कि चलिए फिर, देर किस बात की है? तब कहने लगी, एक छोटा सा और काम करना है जो मैं नहीं कर सकती। वो काम तुम कर दो, फिर मैं इस जगह से आज़ाद हो जाऊंगी। मैं तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक जरूर पहुंचा दूंगी। इस इलाके से तुम्हें बाहर निकाल दूंगी। फिर वो लोग हमें छू भी नहीं पाएंगे। मैं कहने लगा कि मुझे करना क्या होगा? तब कहती, आओ मेरे पीछे पीछे। मैं उसके पीछे पीछे चल पड़ा था। मैं प्यासा था, प्यास लगी हुई थी, जबान सूखी हुई थी। मैं थका हुआ था, लेकिन जान बचाने के लिए सब करना ही पड़ रहा था। मुझे एक पेड़ के पास में लेके आती है। कहती है, यही वो जगह है जहाँ पर तुम आए थे। मैं हैरान था। वो तो घर जैसे दिखाई दे रहा था। शायद वे मेरे मन की बात समझ गई थी। कहने लगी, वो लोग जो चीज़ दिखाना चाहते हैं वो दिखा सकते हैं, लेकिन ये यही जगह है। ये पेड़ पर ही ये दोनों लोग रहते हैं। ये प्रेतात्मा जो तुम्हें नजर आए थे इंसान के रूप में, वो प्रेतात्मा पिशाच हैं। पिशाच के
अब तरह रहते हैं पेड़ के ऊपर में, और जो चाहें अपने आप को बना सकते हैं, लेकिन ज़्यादा देर के नहीं। कुछ टाइम के बाद में सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। उनका जो मनुष्य जैसा चेहरा है फिर वो प्रेत जैसा दिखने लगता है। ये जो तुम घर देखे थे ना, वो कुछ ही टाइम के लिए था। आखिरकार जब वो समय खत्म होता है तब वो सब गायब हो गया। तुम्हें कहीं घर दिखाई दे रहा है? तब मैं कहता हूँ कि नहीं, तो ये असली घर इनका यही पेड़ है। पेड़ के ऊपर में एक मटका टंगा हुआ है। उस मटके को आप तोड़ दो, और जैसे ही तोड़ दोगे मैं आज़ाद हो जाऊंगी। मैं देख रहा था कि बड़ा लंबा पेड़ था, मोटा था, घना था, ना जाने किस चीज़ का पेड़ दिखाई दे रहा था। और वो मुझे अब प्रेरित कर रही थी कि तुम चढ़ सकते हो, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। अब मैं सोचने लगा कि जब तक मैं ये काम नहीं करूँगा, जब तक ये जो कह रही है इसको आज़ादी नहीं मिलेगी, तो ये मेरी मदद भी नहीं कर सकती। अब मुझे लगा कि कोशिश करना चाहिए। मैं जी जान लगा लेता हूँ और तब मैं उस मटके तक पहुँच पाता हूँ। लेकिन जैसे ही मटका तोड़ने लगता हूँ तभी शोर सुनाई देने लगता है। ऐसा लगता है कि कोई चिल्लाते हुए हमारी तरफ दौड़ रहा है। तब वो प्रेतात्मा कहती कि अब ज़्यादा टाइम नहीं है, जल्दी से मटके के तोड़ो, नहीं तो फिर हम लोग निकल नहीं पाएंगे। मैं उस मटके को तोड़ देता हूँ और उसी पल वो आत्मा जैसे अपने आप को आज़ादी पा ली हो, खुश हो जाती है और कहती आ जाओ, अब हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, वो लोग पहुँच गए हैं, हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। लेकिन मैं उनको तुम्हारे पास बिल्कुल नहीं पहुँचने दूंगी, मैं रास्ता जानती हूँ यहाँ से निकलने की। फिर मैं पेड़ से नीचे नीचे उतरता हूँ, मेरे हाथ पकड़ती है। पहली बार मैं उसके हाथ को छूता हूँ, एहसास भी करता हूँ कि हाँ, इंसान की तरह दिख रही है, लेकिन वो इंसान नहीं है, वो एक प्रेतात्मा है। मेरे हाथ पकड़े वो दौड़ने लगती है और उसके पीछे पीछे मैं भागने लगता हूँ। पीछे शोर सुनाई देता है, लेकिन कहती है पीछे पलट के मत देखो, कोई पीछे देखने का फ़ायदा नहीं है। जितना जल्दी तुम तेज दौड़ सकते हो मेरे पीछे पीछे दौड़ो, कुछ ही देर के बाद है अब फिर तुम इस जगह से आज़ाद हो जाओगे, मैं भी तुम्हारे साथ आज़ाद हो जाऊंगी। ये लोग ना तुम्हें पकड़ पाएंगे और ना मुझे पकड़ पाएंगे। कमाल होता है, हम उसी जंगल झाड़ी से भाग रहे थे जो कुछ देर पहले मैं ये भागता भागता थक चुका था, और उसी झाड़ी से वो भी भागती हुई निकल रही थी। इसके बाद हमें साफ साफ सब कुछ नज़र आने लगा था। वो रोड भी नज़र आने लगा था और मेरा ट्रक भी नज़र आने लगा था, और अगले पल मैं ट्रक में सवार था। प्रेतात्मा बैठी हुई थी कंडक्टर साइड सीट पर। कह रही थी कि बस ट्रक चला लो, जितना दूर हम इस एरिया से निकल सके हम दोनों सुरक्षित रह जाएंगे, नहीं तो ये लोग हमारा दूर तक पीछा करेंगे जहाँ तक इनका एरिया बनता है, और वही करता हूँ। आखिरकार जब मैं आगे निकल जाता हूँ, ना जाने कितना किलोमीटर चल पड़ता हूँ, समय का मुझे एहसास नहीं होता है। मुझे लगता है कि बस मैं यहाँ से भागना है, यहाँ से निकलना है, तभी मैं बच पाऊँगा। मुझे लगता है कि मैं काफ़ी दूर तक आ चुका हूँ। आज जैसे ही मैं प्रेतात्मा की तरफ मुड़ता हूँ कि मैं पूछूं कि हम लोग क्या सुरक्षित हैं, तब मुझे बहुत जोर का झटका लगता है। वो प्रेतात्मा तो मेरे ट्रक में थी ही नहीं, ना जाने कब वो निकल चुकी थी। तब मुझे एहसास हुआ, मैं डर तो ज़रूर लगा कि अब मेरे साथ में क्या होने वाला है, कोई नया खेल तो स्टार्ट नहीं होने वाला है। लेकिन जब सामने देखता हूँ तब मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि अब तो सुबह होने वाली है। तब मैं ट्रक की स्पीड बढ़ा देता हूँ, जा कर के एक ढाबा पर रुकता हूँ। मैं थका हुआ था, सारी रात का थका हुआ था, खाट पर गिरता हूँ। इसके बाद मुझे होश नहीं रहता है। जब ढाबा वाला मुझे उठाता है, कह रहे ड्राइवर साहब कब तक सोते रहोगे, दोपहर हो चुकी है, चलो उठो, कुछ खाना है तो ऑर्डर दे दो ताकि मैं तैयार कर सकूं। तब मेरी नींद खुलती है। वाकई में दोपहर हो चुकी थी। मैं अब बिल्कुल फ्रेश हो चुका था। सारी रात की बात मुझे याद आ जाती है। मैं तो अपने आप को होशियार समझता था, पढ़ा लिखा था, मैं अपने आप को काबिल समझता था, भूत प्रेत को महत्व को समझता नहीं था। मैं डरा तो जरूर था, लेकिन अब दिन था। मुझे लगा कि अब तो मैं उस एरिया से बाहर निकल आया हूँ। तब मैं ढाबे वाले से पूछता हूँ कि भैया आप भूत प्रेत को मानती हो? तब वो कहने लगा तुम कैसी बात कर रहे हो, अरे भूत प्रेत को कौन नहीं मानता भाई,
हम भी मानते, मेरे पिताजी मानते, मेरे दादाजी मानते। क्या बात है, कभी तुमने कहीं भूत प्रेत तो नहीं देख लिया रास्ते में? तब मैं मुस्कुराने लगा। कहने लगा कि नहीं नहीं, मैं ऐसे ही पूछ लिया था। मैं समझ गया कि अपनी कहानी बताने का कोई ज़रूरत नहीं है, ये मुझ पर यकीन नहीं कर पाएगा। इतनी लंबी कहानी मैं इसको बता भी नहीं पाऊँगा, ये खाम खाम मुझ पर हंसेगा। तब मैं कहता हूँ कि हाँ, मुझे भूख लगी है और ये चीज़ बना दो। और उसके बाद से मैंने कसम खा रखी थी कि रात के कभी भी यात्रा पर अकेले नहीं चलूँगा। अपने साथ कोई ना कोई साथी कंडक्टर ज़रूर रखूँगा, और वो भी अकेले कभी भी नहीं। जो लोगों की नज़र में हॉन्टेड सड़क है, उस पर तो मैं भूल करके भी रात को नहीं जाऊँगा। हाँ, जब एक आध दो ट्रक साथ में होंगे, तब मैं निकल सकता हूँ। तब से मैंने वही जो मैंने सोचा था वही चीज़ करने लगा। एक कंडक्टर को रखा अपने पास में, फिर जो मैंने अपने मन में सोचा था वैसा ही मैं करने लगा। इसके बाद मैं रात को बहुत डरता था। मैं भूत प्रेत का नाम सुनते ही कांपने लगता था। जो मैंने उस रात महसूस किया था, अगर वो प्रेतात्मा लड़की मेरी मदद नहीं करती तो शायद मैं उस झंझट से बाहर कभी निकल नहीं पाता। वो सच कह रही थी कि वो दोनों पिशाच थे। वो पिशाच मेरे साथ में बहुत कुछ कर सकते थे। अगर वो लड़की मेरी मदद नहीं करती तो शायद मैं आज जिंदा भी नहीं बचता। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी मनोहर ट्रक ड्राइवर की। और आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है, कोई अपनी आप बीती है जो आप मुझ तक पहुंचाना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, मेरी मेल आईडी पर अपनी कहानी को आप मुझे शेयर कर सकते हो। हाँ दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो दोस्तों, फिर हम मिलते हैं ना कल की रात इसी चैनल पर, इसी टाइम पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।